दुनिया की सबसे गोपनीय और सैन्य यूनिट और सबसे खतरनाक मिशन डेल्टा फोर्स, जिसका नाम आधिकारिक तौर पर वैसे कभी नहीं लिया जाता, लेकिन जब लिया जाता है तो सत्ता की नींव हिल जाती है। ईरान से लेकर सोमालिया तक, इराक से लेकर सीरिया तक, इस यूनिट ने इतिहास के सबसे हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए। और अब जनवरी 2026 में एक ऐसा ही दावा जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर दिया। आपको दिखाते हैं डेल्टा फोर्स के ऑपरेशन की पूरी कहानी। एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ जंजीरें। सड़कों पर झंडे लहरा रहे हैं, आंखों में सुकून है, लेकिन कहीं और सत्ता के गलियारों में खामोशी है। वेनेजुएला के बाहर बैठे लोग खुशियां मना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डर का एक दौर खत्म हो गया। इतिहास में अक्सर बदलाव ऐसे ही आते हैं, किसी की आजादी तो किसी की गिरफ्तारी के साथ। लेकिन वेनेजुएला पर शिकंजा कसने की इस लड़ाई में किसकी भूमिका है, किस अमेरिकी फोर्स के कंधों पर इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसे समझने के लिए हमें अतीत के पन्नों में डेल्टा फोर्स की कहानी को समझना होगा। 21 नवंबर 1977 यही वो तारीख थी जब डेल्टा फोर्स का जन्म हुआ। उस वक्त अमेरिका ने महसूस किया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक ऐसी यूनिट चाहिए जो कानून, सीमा और समय से आगे काम कर सके। ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस से प्रेरित ये यूनिट सीधे जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के तहत काम करती है। इसका हर ऑपरेटर पहले से ही अमेरिका की एलीट फोर्स का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पहुँचना भी अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत होती है। डेल्टा फोर्स का काम है वहाँ जाना जहाँ विफलता का मतलब युद्ध हो सकता है। बंधक बचाव, हाई वैल्यू टारगेट की गिरफ्तारी या हत्या और ऐसे मिशन जिन्हें अमेरिका आधिकारिक तौर पर स्वीकार भी नहीं करता। यही वजह है कि इसकी कहानियां अक्सर सालों बाद सामने आती हैं। फ्lagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. डेल्टा फोर्स का सबसे बड़ा ऑपरेशन 1980 में ईरान के रेगिस्तान में हुआ, जिसे ऑपरेशन ईगल क्लॉक कहा गया। मिशन असफल रहा, लेकिन इसी नाकामी से अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस की नई रीढ़ खड़ी हुई। 1989 में पगामा में मैनुअल नोरिएगा की गिरफ्तारी, 1993 में सोमालिया का ब्लैक हॉक डाउन और 9/11 के बाद इराक और अफगानिस्तान में रातों रात होने वाले सैकड़ों रेड्स। ये 5 तस्वीरें बताती है कि कैसे पलक झपकते बस कुछ ही देर में वेनेजुएला की पूरी तस्वीर बदल गई। एक के बाद एक हुए धमाके, टारगेटेड स्ट्राइक, और ये वो जगह थी जहां आशंका थी अमेरिका को कि यहां से रिएक्शन हो सकता है, और इसीलिए इन जगहों पर हुए धमाके और उसके बाद बाकी काम CIA के एजेंट ने किया, मादुरो अरेस्ट। महज 30 मिनट के भीतर ही अमेरिका ने एक देश को अपने शिकंजे में किस तरह से कर लिया। आखिर क्यों अमेरिका ने ऐसा किया है? क्यों निकोलस मादुरो ट्रंप की आंखों में खटक रहे थे? हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आप बखूबी समझ सकते हैं। क्यों मादुरो को दुश्मन मानता है ट्रंप प्रशासन? क्या है वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी? वक्त कितना बेरहम हो सकता है, निकोलस मादुरो से बेहतर कौन समझता होगा। 21 नवंबर 2025 का ये वीडियो देखिए, जिसमें निकोलस मादुरो नो वॉर येस पीस के रिमिक्स पर थिरक रहे हैं। जिस शख्स को दुनिया आज हथकड़ी में देख रही है, वही मादुरो कुछ हफ्ते पहले कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, नो वॉर येस पीस कहते हुए डांस कर रहे थे। लेकिन इतिहास बताता है, सत्ता का नशा अक्सर सच की आहट नहीं सुन पाता, और जब सुनाई देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. लेकिन निकोलस मादुरो के लिए ये हालात आखिर अचानक कैसे बदले? वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी क्या है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास की परतों में झांकना होगा। वेनेजुएला में पनपे इस हालात की जड़ें सालों पीछे जाती हैं। 2013 में हाइगो शावेज की मौत के बाद मादुरो सत्ता में आए, लेकिन उनकी वैधता शुरू से ही सवालों में रही। 2018 के चुनावों को अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने मान्यता नहीं दी। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, खासकर तेल सेक्टर पर। वॉशिंगटन का आरोप रहा कि मादुरो सत्ता बचाने के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए और इनाम घोषित किया। तनाव लगातार बढ़ता गया। वेनेजुएला रूस, चीन और ईरान के करीब जाता गया और अमेरिका इसे अपने रणनीतिक हितों के लिए खतरा मानने लगा। यहीं से टकराव खुली टकराहट की तरफ बढ़ गया। फिर वो हुआ जिसकी आशंका शायद किसी को नहीं थी। आधी रात में अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने एक बेहद ही सधा हुआ ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय था। कराकास के कुछ हिस्सों में अचानक बिजली गुल हो गई, संचार व्यवस्था ठप पड़ने लगी। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो के संभावित सुरक्षित ठिकानों को घेर लिया। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी पहले से ही एक्टिव थी। कुछ ही घंटों में सैन्य ठिकानों पर सीमित लेकिन सटीक हमले किए गए। मादुरो को उनके एक सेफ हाउस के पास हिरासत में लिया गया। I believe that military interventions are inherently dangerous, and Trump lies and the State Department lies. They lie in their reports on Venezuela, and I think it's to impose our will like this. It's cowardly, and it's disrespectful, and it's dangerous. अगर अमेरिकी अधिकारियों के दावों पर भरोसा किया जाए तो यह ऑपरेशन असाधारण रूप से तेज था। बताया गया कि जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर कार्रवाई एक साथ शुरू हुई। कम्युनिकेशन जाम किया गया, सुरक्षा घेरा तोड़ा गया, मादुरो को मूव करने का मौका ही नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती घेराबंदी से लेकर हिरासत तक की पूरी कार्रवाई 30 मिनट के भीतर पूरी कर ली गई। यही वजह है कि वेनेजुएला की सेना या समर्थक कोई संगठित जवाब नहीं दे सके। जब देश जागा, सत्ता पहले ही हाथ से निकल चुकी थी। अब हम आपको वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट दिखाते हैं। कैसे पल भर में यह पूरा घटनाक्रम बदला। दरअसल अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से उठाया, जिसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। लेकिन खास बात यह कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बनाने के बाद सीधे न्यूयॉर्क लाया गया है और अब बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी का केस अमेरिका में चलेगा, मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह की तैयारी थी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला में अमेरिकी शासन का ऐलान भी कर दिया गया इस पूरे घटनाक्रम के तुरंत बाद में ही। और फिर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ममदानी ने मादुरो की गिरफ्तारी को एक्ट ऑफ वॉर कह दिया है। तो अमेरिका के भीतर ही ये दो अलग अलग तरह के बयान। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन भी हुआ। जो मादुरो के समर्थक हैं व्हाइट हाउस के बाहर पहुंच गए और वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने अब जो वहां की उपराष्ट्रपति रही रोड्रिग्स को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है, वहां के कानून के संविधान के मुताबिक। और अब भारत सरकार की भी सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई। सबसे पहले तो प्रवासी भारतीयों से राजदूत के संपर्क में रहने की बात कही गई है और वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की चीन, रूस, ईरान समेत कई देशों ने निंदा भी की है, जो अमेरिका के विरोध में पहले से ही दिखाई दे रहे थे। और ये प्रतिक्रियाएं तो कुछ समर्थन में भी थे। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर के यूएनएससी की सोमवार को बहुत अहम आपात बैठक भी होने वाली है और इस मामले पर अब यूनाइटेड नेशन भी बैठक करके अपनी राय सामने रखेगा। और ये घटनाक्रम तेजी से बढ़ा। सिर्फ 10 ऐसी बड़ी अपडेट में आपने जाना। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहे,
लेकिन उनकी विदेश नीति हमेशा एक जैसी रही। अमेरिका ने जिसे भी अपने लिए खतरा माना उसकी खबर खोद दी। वक्त वक्त पर अमेरिका ने अपने फायदे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन भी किए। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जबरन पद से हटाया। अगर बात 2003 की करें तो अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया और बाद में उन्हें पकड़कर फांसी पर भी लटका दिया। इसी तरह 2011 में अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर के लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की भी सरकार गिरा दी थी और युद्ध के दौरान विद्रोहियों ने गद्दाफी की हत्या तक कर दी। फिर 9/11 का हमला हुआ और अमेरिका ने अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी घोषित कर दिया। फिर वक्त आया 2011 में पाकिस्तान के भीतर एक्शन का। एबटाबाद का वो इलाका जहां मिलिट्री एक्शन हुआ है अमेरिका की ओर से और लादेन को आखिरकार उसी के अड्डे में खत्म कर दिया गया। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, अमेरिका लाया गया है। उन पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स केस में मुकदमा चलेगा, उनकी पत्नी पर भी। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब इतिहास की तरह अगला नंबर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का तो नहीं, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ट्रंप बेहद नाराज हैं, बार बार चेताते भी रहते हैं। इजराइल के साथ मिलकर के अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भी पहले कर चुका है B-2 बॉम्बर के साथ। और इसीलिए क्या अब आगे ईरान की बारी है?